नमस्कार। आज मैं आप लोगों को शीत युद्ध क्या है इसके बारे में बताऊंगी। तो दूसरे विश्व युद्ध का समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जा सकता है और शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से ही आरंभ हो जाती है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और ध्रुवीय राष्ट्रों की जो अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी जो शक्तिशाली देश थे शामिल थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाके में भी पहुंचा और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई और 1914 और 18 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व का दिल दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भयानक था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध का आरंभ हो चुका था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे और जापान को घुटने टेकने पड़े थे। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया और परमाणु बम गिराने की अमेरिकी की जो फैसला था उसकी जो है कि कुछ विद्वानों ने आलोचना की। उनका कहना था कि जब अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। और इन आलोचकों का मानना था कि अमेरिका की इस कार्रवाई का जो उद्देश्य था वो सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक जो लाभ उसे मिलने वाला था उसे रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, सोवियत संघ नहीं। तो अमेरिका के जो समर्थक हैं विद्वान, उनका कहना था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना आवश्यक था और अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम जो था वो काफ़ी भयानक था और विश्व की राजनीति के मंच में 2 महाशक्तियों का उदय लेकर आता है। जर्मनी और जापान क्या हो चुके थे? हार चुके थे। यूरोप और शेष जो विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी ताकत उभर के आती है। इसके पास इतनी क्षमता होती है, इन दोनों के पास इतनी क्षमता होती है कि विश्व की किसी भी घटना को वो प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकते थे, दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग बराबर थी, तो दोनों जो है कि आमने सामने हमेशा खड़े रहे और दोनों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा और इसी को हम शीत युद्ध नाम दे सकते हैं। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के लिए असंभव था। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था कि जब दोनों राष्ट्र एक बराबर शक्तिशाली हैं, परमाणु बम है उनके पास, तो किसी अगर युद्ध होता है तो दोनों राष्ट्र एक दूसरे को विध्वंस करने की क्षमता रखते थे। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों तो वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर मैं किसी भी दूसरे पार्टी को अगर हराता हूँ, दूसरे देश को अगर हराता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी हानि झेलनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। जन धन दोनों की हानि बहुत ज़्यादा होगी और इतनी ज़्यादा होगी कि उसको सहा नहीं जा सकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोनों राष्ट्र जो महाशक्तिशाली राष्ट्र थे एक दूसरे को उकसाते थे युद्ध के लिए, लेकिन उकसाने के बावजूद वो कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। तो उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले जो विध्वंस थे, होने वाली जो हानि थी को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से कौन विजेता है यह तय करना भी काफ़ी कठिन होगा, असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके हथियार
उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध डिटरेंस थियरी कहते हैं। रोक और संतुलन का तर्क कहा जाता है। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका, क्योंकि दोनों पक्ष जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो वो बहुत भयानक होगा, उसका परिणाम असहनीय होगा। इसकी तासीर ठंडी रही। शीत युद्ध नहीं हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो सका। पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को न रोक सकी। दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन चलता रहा। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन दोनों देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई करने वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। तो इस संदर्भ में जिम्मेदारी का जो मतलब था, संयम से काम लेना था और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना था। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति को के ऊपर इस मंडराते हुए हॉट वॉर का जो खतरा था उसको मंडराने से रोक दिया। तो ये जैसे तैसे जो है कि शीत युद्ध में स्थिति टल गई और जो है कि हॉट वॉर में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो शीत युद्ध को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें हमेशा युद्ध जैसी ये स्थिति बनी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध नहीं होता था। और ये युद्ध जो है कि दिमाग से खेले जाने वाला युद्ध था। इसमें दोनों जो पक्ष थे आपस में हमेशा युद्धरत रहते थे और एक दूसरे को विचारधाराओं के आधार पे, कूटनीति के आधार पे अलग अलग तरीके से जो है कि वो एक दूसरे को परास्त करने में लगे रहते थे, अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने में लगे रहते थे। और ये दो विचारधाराओं का युद्ध था, दो सिद्धांतों का युद्ध था, दो आर्थिक व्यवस्थाओं का युद्ध था, दो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का युद्ध था। और ये कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कभी कभी कुछ कुछ घटनाएं विश्व में हुई जो हॉट वॉर में कन्वर्ट जैसी लगती हैं,